बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द सोर्सिंग डिसीजन, जिसमें आउटसोर्सिंग देखेंगे एंड ऑफशोरिंग देखेंगे। इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सोर्सिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से और सोर्सिंग का मीनिंग समझते हैं। सोर्सिंग का मतलब होता है किसी भी बिजनेस के लिए प्रोडक्ट, सर्विसेज या लेबर को किसी एक्सटर्नल सप्लायर से एक्वायर करना। इसमें सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना और उनके साथ एग्रीमेंट बनाना शामिल होता है। ठीक है, तो हम एक बार रीड करते हैं। सोर्सिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड एक्वायरिंग गुड्स, सर्विसेज और लेबर फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स। यही कहा है कि सोर्सिंग का मतलब यही होता है कि बिजनेस के लिए प्रोडक्ट, सर्विस या लेबर को किसी एक्सटर्नल सप्लायर से एक्वायर करना। फिर है टू मीट बिजनेस नीड्स। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सप्लायर्स, इवेल्युएटिंग देम एंड इस्टेब्लिशिंग एग्रीमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट। क्या है इसमें? सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना और उनके साथ एग्रीमेंट बनाना शामिल होता है। फिर है एग्जाम्पल ऑफ कार मैन्युफैक्चरर sources steel, rubber and electronic components from different suppliers worldwide to assemble its vehicle। जैसे एक कार मैन्युफैक्चर अपनी गाड़ी बनाने के लिए स्टील हो गया, रबर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डिफरेंट सप्लायर्स से सोर्स करता है। तो ये हो गया सोर्सिंग का मतलब कि उसने जो इसका बिजनेस है, उसने प्रोडक्ट, सर्विसेज या लेबर किसी एक्सटर्नल सप्लायर से एक्वायर किया है। ये हो गया सोर्सिंग का मतलब। इसके लिए हमने एक कार मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल भी देखा, जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर गाड़ी बनाने के लिए स्टील, रबर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दूसरे सप्लायर से सोर्स करता है। अब पढ़ेंगे हम आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग को समझते हैं। आउटसोर्सिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ थर्ड पार्टी कंपनी और इंडिविजुअल टू हैंडल सर्टेन बिजनेस फंक्शंस दैट वर ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन हाउस। दिस हेल्प्स बिजनेसेस रिड्यूस कॉस्ट, फोकस कोर एक्टिविटीज़ एंड एक्सेस स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज। क्या कहा है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है किसी थर्ड पार्टी कंपनी या इंडिविजुअल को स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस हैंडल करने के लिए हायर करना। कि थर्ड पार्टी को हम हायर कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन को हैंडल करने के लिए। इससे कॉस्ट कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है और एक्सपर्ट सर्विस मिलती है। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग में हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को एक्वायर कर रहे हैं हमारा कोई स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन करवाने के लिए। इससे हमारी कॉस्ट कम होती है। ये कहा गया है कॉस्ट कम होती है, हमारा फोकसली काम कर सकते हैं कोर एक्टिविटीज़ पे, और हमें स्पेशलाइज एक्सपर्ट की सर्विस मिलती है। इसमें एफिशिएंसी बढ़ती है और एक्सपर्ट सर्विस मिलती है। अब इसका एग्जाम्पल ले तो अ US बेस्ड कंपनी आउटसोर्सेज कस्टमर सर्विस ऑपरेशंस टू अ कॉल सेंटर इन इंडिया टू रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। क्या कहा है? जैसे एक US बेस्ड कंपनी अपनी कस्टमर सर्विस को इंडिया के कॉल सेंटर को आउटसोर्स करती है ताकि कॉस्ट बचे और सर्विस बेटर हो। तो ये एक एग्जाम्पल था आउटसोर्सिंग का। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग। हमने क्या है मीनिंग तो समझ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। अब आउटसोर्सिंग का प्रोसेस क्या होता है। अगर किसी बिजनेस को आउटसोर्सिंग करनी हो तो उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो द आउटसोर्सिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स है इसमें टू एंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन एंड इफेक्टिव कोलेबोरेशंस विद एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। क्या क्या पॉइंट से एक एक करके समझते हैं। आइडेंटिफाई बिजनेस नीड्स। क्या कहा है इसने? बिजनेस नीड आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले डिसाइड करना कि कौन से काम आउटसोर्स करने हैं, हमें हमारे बिजनेस में कौन से काम आउटसोर्स करने हैं। तो डिटरमाइन विच फंक्शंस और सर्विसेज नीड टू बी आउटसोर्स। फिर है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च पोटेंशियल वेंडर्स को ढूंढना जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल वेंडर्स हु कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विस। फिर थर्ड है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में शॉर्ट लिस्टेड वेंडर्स। सबसे पहले हमने ये देखा कि कौन सा काम हमें करना है, फिर हमने मार्केट रिसर्च करी, पोटेंशियल वेंडर को ढूंढा। अब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में ये शॉर्ट लिस्टेड वेंडर्स को प्रपोजल भेजना। क्या आप हमारा ये काम कर देंगे। सेंड आउट प्रपोजल्स टू शॉर्ट लिस्टेड वेंडर्स फॉर इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है वेंडर सिलेक्शन। जो हमने शॉर्टलिस्टेड वेंडर्स को प्रपोजल भेजे हैं, उसके बाद जो है 4th स्टेप वेंडर सिलेक्शन। कॉस्ट, क्वालिटी और रिलायबिलिटी के बेसिस पर बेस्ट वेंडर चूज करना। तो चूज द मोस्ट सुटेबल आउटसोर्सिंग पार्टनर बेस्ड ऑन कॉस्ट, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। फिर है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। डिफाइन सर्विसेज लेवल एग्रीमेंट्स, SLAs, प्राइसिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। क्या कहा है? कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, प्राइसिंग और टर्म्स फाइनलाइज करना, सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में आता है। फिर है ट्रांजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ट्रांसफर ऑपरेशंस टू द आउटसोर्स्ड टीम, एंश्योरिंग स्मूथ इंटीग्रेशन।
जो हमने काम दिया गया है उसको स्मूथली एक्सटर्नल टीम तक ट्रांसफ़र करना। तो ये आ गया ट्रांजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में। फिर लास्ट है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इसमें क्या हो गया, रेगुलरली एसेस वेंडर परफॉर्मेंस, वेंडर के परफॉर्मेंस को रेगुलर एसेस करना, इंश्योर कंप्लायंस विद द एग्रीड टर्म्स, रेगुलरली वेंडर की परफॉर्मेंस चेक करना और इंश्योर करना कि सब कुछ एग्रीमेंट के मुताबिक हो रहा है ना। तो फिर हम एक बार सातों स्टेप्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट था आइडेंटिफाई करना कि हमारे बिजनेस नीड आइडेंटिफाई करना कि हमें कौन से काम को आउटसोर्स करना है। सेकंड था मार्केट रिसर्च, पोटेंशियल वेंडर को फाइंड करना, फिर रिक्वेस्ट करना, प्रपोजल भेजना वेंडर को, फिर वेंडर को सिलेक्शन करना, कॉस्ट, क्वालिटी और रिलायबिलिटी के बेसिस पे बेस्ट वेंडर चूज़ करना। देन था कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कि हम किस प्राइस पे ये टर्म फाइनलाइज कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। फिर हो गया ट्रांजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की जो काम दिया है वो स्मूथली हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, रेगुलरली वेंडर के परफॉर्मेंस को चेक करना और इंश्योर करना कि सब एग्रीमेंट के मुताबिक हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आउटसोर्सिंग का प्रोसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अब हम बात करेंगे ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग क्या होता है? ऑफशोरिंग का मतलब होता है कि किसी बिजनेस फंक्शन या सर्विस को किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना ताकि कॉस्ट कम हो, टैक्स बेनिफिट मिले या स्पेशलाइज्ड स्किल का फ़ायदा उठा सके। एक बार रीड करते हैं। ऑफशोरिंग रिफर्स टू रीएलोकेटिंग बिजनेस प्रोसेसेस और सर्विसेज टू अनदर कंट्री। यही बोला था मैंने। ऑफशोरिंग का यही मतलब होता है कि बिजनेस फंक्शन या सर्विस को किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना, यूजुअली टू टेक एडवांटेज ऑफ लोअर लेबर कॉस्ट, ताकि हम लेबर कॉस्ट का फ़ायदा उठा सके, टैक्स बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा सके और स्पेशलाइज्ड स्किल्स का यूटिलाइज कर सके। अनलाइक आउटसोर्सिंग में जबकि ये होता है means to shifting up operations in a different country instead of hiring an external company। आउटसोर्सिंग में हम एक्सटर्नल कंपनी को हायर करते हैं, जबकि ऑफशोरिंग में ऐसा नहीं होता है। ऑफशोरिंग में हम हमारे बिजनेस को रीअलोकेट कर देते हैं दूसरी कंट्री में। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। अ यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन्स अ डेवलपमेंट सेंटर इन वियतनाम टू लेवरेज स्किल्ड लेबर एट अ लोअर कॉस्ट। क्या कहा है, जैसे एक यूके बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी वियतनाम में अपना एक डेवलपमेंट सेंटर खोलती है ताकि स्किल्ड लेबर कम कॉस्ट पर उसे मिल सके। ठीक है, तो वो अपना बिजनेस रियलोकेट कर दिया, दूसरे देश में शिफ्ट कर दिए। ये है ऑफशोरिंग का मतलब। अब है नियर शोरिंग। क्या होता है? नियर शोरिंग इज अ टाइप ऑफ ऑफशोरिंग। ये भी एक ऑफशोरिंग का ही टाइप है, वेयर अ कंपनी मूव्स इट्स बिजनेस ऑपरेशंस टू अ नियर बाय कंट्री इंस्टेड ऑफ अ डिस्टेंट वन। क्या कहा है? नियर शोरिंग एक तरह का ऑफशोरिंग है, लेकिन इसमें कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को किसी दूर के देश की जगह एक पास के देश में शिफ्ट करती है। मतलब नियर मतलब जैसे कि हम पास समझ रहे हैं, और ये भी एक ऑफशोरिंग का ही टाइप है, पर किसी दूर देश में शिफ्ट नहीं करती है, रियलोकेट नहीं करती है बिजनेस को किसी दूर देश में, पास वाले देश में, नियर जो देश है, कंट्री हमारी, उसमें शिफ्ट कर देती है। ठीक है, नियर बाय कंट्री इंस्टेड ऑफ अ डिस्टेंट वन। द गोल इज टू रिड्यूस कॉस्ट वाइल मेंटेन अ जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। क्या कहा है? इसका मेन मोटिव कॉस्ट कम करना और जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का फ़ायदा उठाना होता है। तो यही हमने देखा है, कॉस्ट कम करना। तो इसका अगर एग्जांपल ले तो अ यूएस कंपनी नियर शोज इट्स आईटी सपोर्ट सेंटर टू मैक्सिको इंस्टेड ऑफ इंडिया टू एंश्योर रियल टाइम कोलेब्रेशन एंड फ्यूअर टाइम जोन डिफरेंसेस। क्या कहा है? जैसे एक यूएस कंपनी अपना आईटी सपोर्ट सेंटर इंडिया या फिलीपींस की जगह मैक्सिको में सेटअप करती है ताकि टाइम जोन और कम्युनिकेशन इश्यूज कम हो, क्योंकि मैक्सिको उसके पास पड़ता है, इसलिए वो वहाँ पे शिफ्ट करती है ताकि उसको जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है वो भी कम हो और उससे कॉस्ट का भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, उसके अब हमने नियर शोरिंग भी देख लिया है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑफ शोरिंग एंड आउटसोर्सिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या कहती है? आउटसोर्सिंग में जैसे कि मैंने बताया कि आउटसोर्सिंग में जो एक्सटर्नल कंपनी को काम दिया जाता है, जो थर्ड पार्टी उसे काम दिया जाता है। तो आउटसोर्सिंग में एक एक्सटर्नल कंपनी को काम दिया जाता है जो पहले खुद की टीम करती थी, जो पहले हम लोग काम करते थे वही हम एक्सटर्नल कंपनी को देते हैं। तो आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग एन एक्सटर्नल कंपनी टू हैंडल स्पेसिफिक टास्क और सर्विसेज दैट वर प्रीवियसली मैनेज्ड इन हाउस। जो पहले इन हाउस में होता था वो अब हम एक्सटर्नल कंपनी को देते हैं। जबकि ऑफशोरिंग में क्या होता है? ऑफशोरिंग ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू रिलोकेटिंग बिजनेस operations to another country where the company itself manages the work। रिलोकेटिंग है, सॉरी, है ना।
क्या कहा है, ऑफशोरिंग में कंपनी अपनी ऑपरेशंस किसी दूसरे देश में शिफ्ट करती है लेकिन कंट्रोल खुद करती है, बस ये कहा है, किसी दूसरे देश में शिफ्ट कर रही है पर कंट्रोल वो खुद ही कर रही है। फिर है ओनरशिप। इन आउटसोर्सिंग द सर्विसेज आर हैंडल्ड बाय अ थर्ड पार्टी वेंडर, मीनिंग द कंपनी डज नॉट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर डेली ऑपरेशन। आउटसोर्सिंग में थर्ड पार्टी वेंडर का कंट्रोल होता है। इन ऑफशोरिंग द कंपनी रिटेन्स फुल कंट्रोल ओवर इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस। ये कहा है कि ऑफशोरिंग में कंपनी अपना कंट्रोल खुद रखती है क्योंकि वो अपनी खुद की टीम या ऑफिस वहाँ इस्टेब्लिश करती है दूसरे देश में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। आउटसोर्सिंग इज प्राइमरली डन टू रिड्यूस कॉस्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड गेन एक्सेस स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज। यही कहा है कि आउटसोर्सिंग का मेन गोल होता है कॉस्ट बचाना, एफिशिएंसी बढ़ाना और एक्सपर्ट सर्विस लेना। ऑफशोरिंग इज फोकस्ड ऑन लोअरिंग कॉस्ट, असेसिंग ग्लोबल टैलेंट एंड एक्सपांडिंग द कंपनीज ऑपरेशन इंटरनेशनली। ऑफशोरिंग का फोकस होता है ग्लोबल टैलेंट एक्सेस करना और अपनी कंपनी को एक्सपांड करना। अब एग्जांपल देखिए हम दोनों के, तो इन आउटसोर्सिंग a US based company may hire an Indian call center to handle customer support। आउटसोर्सिंग में एक US कंपनी कस्टमर सपोर्ट के लिए इंडियन कॉल सेंटर को हायर करती है, जबकि इन ऑफशोरिंग द सेम US कंपनी माइट सेट अप इट्स ओन IT सपोर्ट सेंटर इन इंडिया टू मैनेज इस ऑपरेशंस डायरेक्टली। ऑफशोरिंग में यूएस कंपनी इंडिया में अपना खुद का IT सपोर्ट सेंटर खोलती है। पहले तो यूएस कंपनी वो इंडिया में IT सपोर्ट सेंटर हायर कर रही थी और अब वो ऑफशोरिंग में जो यूएस कंपनी है वो इंडिया में अपना खुद का सपोर्ट सेंटर खोल रही है। तो ये ऑफशोरिंग का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जब वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है और वो थर्ड पार्टी के थ्रू कर रही है तो वो आउटसोर्सिंग है, ठीक है। अब है जोग्राफिकल स्कोप। आउटसोर्सिंग कैन टेक प्लेस डोमेस्टिकली विद इन द सेम कंट्री और इंटरनेशनली। क्या कहा है आउटसोर्सिंग में, आउटसोर्सिंग डोमेस्टिक भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। मतलब वो थर्ड पार्टी एक्सटर्नल कंपनी है, वो इंडिया की भी हो सकती है, मतलब वो सेम कंट्री में भी हो सकती है और इंटरनेशनली भी हो सकती है। जबकि ऑफशोरिंग ऑलवेज इन्वॉल्व्स रीलोकेटिंग ऑपरेशंस टू अ फॉरेन कंट्री। ऑफशोरिंग सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर होता है, यानी एक देश के साथ दूसरे देश में ऑपरेशन शिफ्ट किए जाना, उसे ऑफशोरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक सोर्सिंग डिसीजन का कंसेप्ट था जो किसी भी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।